सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस आता है स्टॉक यूआई के साथ, प्लस कैमरा फीचर्स इसमें काफ़ी हैं। पर इसमें एक दो चीज़ें जो आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। पहले तो अगर हम इन जनरल बात करें तो बूट लोडर अनलॉकिंग। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? रोम गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सारे फ्लैगशिप आ रहे हैं ना नए, उनमें कौन कौन से ओएस आते हैं और उनमें क्या कंपैरिजन्स है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, पूरा देखिए। और तो सबसे पहले हम कौन कौन से ओएसएस हैं इन डिवाइसेस में उसकी बात करेंगे। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना कंसिडर करो, बहुत मदद होती है। और हमारे वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वन प्लस में। वन प्लस की जो 9 सीरीज़ है उसमें कौन सा ओएस आता है? इसमें आता है ऑक्सीजन ओएस 11। आपके iQOO 7 सीरीज़ में आता है फनटच ओएस 11.1। आपका जो MI वाली सीरीज़ है MI 11 और 11X, उसमें आपको आता है MIUI 12/12.5, ठीक है। इसी के साथ अगर हम वीवो की जो X60 सीरीज़ है उसमें बात करें, उसमें वापस आपको फनटच ओएस 11.1 आता है। तो सबसे पहले हम जिससे मैंने अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया था उससे बात करेंगे, ऑक्सीजन ओएस। तो ये जो ऑक्सीजन ओएस है इसको काफ़ी सालों से एक बेस्ट ओएस माना जाता है। ये काफ़ी स्टॉक के क्लोज है, पर ये आपको काफ़ी कस्टमाइजेशन भी देता है। तो इसको ना एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मिडिल ग्राउंड टाइप का ओएस माना जाता है, जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देता है, मतलब आपको दोनों चीज़ों का बेस्ट चीज़ देता है। तो इसके साथ आपको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होता है, स्टटर्स नहीं होते, लैग नहीं होते, सारे मेन्यूज़, क्विक सेटिंग सब बहुत प्यार से इंटरलेस किया होता है। तो बहुत अच्छा फील आता है इस यूआई के साथ। पर ऑब्वियसली इसमें एक पर है। जो ऑक्सीजन ओएस होता था पहले, उसको इतना लोगों ने प्यार इसलिए दिया क्योंकि पहले जो अपडेट्स होते थे वो बहुत यूज़र फोकस्ड और बहुत यूज़र सेंट्रिक होते थे। अभी भी अपडेट काफ़ी यूज़र सेंट्रिक होते हैं, बट जो एक बोलते थे कि एक कहावत थी कि अगर आपको किसी भी फ़ोन में अपडेट नहीं मिल रहा तो आपको एटलीस्ट वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस में अपडेट मिलेगा। आजकल ये थोड़ा चेंज हो गया है, जितने वो फ़ोन्स अपने लाइनअप में लाते रहते हैं उनकी उतनी ही स्पीड स्लो होने लगी है। जैसे जो वन प्लस 7 था उसको ऑक्सीजन ओएस 11 मिलने में बहुत टाइम लग गया, जो वन प्लस के अनलाइक है। आजकल वन प्लस थोड़ा उस मामले में पीछे हो रहा है। इसी के साथ वन प्लस के जो लेटेस्ट ऑक्सीजन ओएस 11 है, इसमें लोगों को स्टार्टिंग में जब आप जस्ट फ़ोन खरीदते हो काफ़ी बग्स मिलते हैं। ऑब्वियसली वन प्लस इनको काफ़ी जल्दी फिक्स कर देता है, बट ये जो एक एक्सपीरियंस होता है ना कि खरीदते ही आपको कुछ बग्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं। जैसे एक था जी, वो जो वन प्लस की 9 सीरीज़ है उसमें एक्चुअल हीटिंग कम हो रही थी, पर जो बग था उसकी वजह से फ़ोन कॉन्स्टेंटली आपको दिखाता रहता था कि ओवर हीट हो रहा है। वो एक्चुअली उन्होंने फिक्स कर दिया है अभी। बट आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये ओएस कितना भी पॉलिश्ड और कितना भी फेमस हो, इसकी धीरे धीरे जो ट्रांजिशन है वो ओप्पो की तरफ हो रही है। आपको पता होगा जो फाउंडर में से एक को फाउंडर था, ही लेफ्ट, उन्होंने अपनी अलग कंपनी बताई। तो जो आइडियोलॉजी है इस कंपनी की वो धीरे धीरे चेंज होने लगी है, ऐसे मेरी तरफ से लग रहा है मुझे। मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट अगर आप अगर चेंज देखोगे ऑक्सीजन ओएस में इन कुछ सालों में, तो जो ऑक्सीजन ओएस 10 है उसकी कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन ओएस 11 है वो उतना स्टॉक नहीं लगता है, वो एक्चुअली स्टॉक से दूर जाता हुआ लग रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ कुछ जो फीचर्स है वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ओएस में बहुत अच्छे होते हैं। जो कस्टमाइजेशन है, कलर स्कीम्स हैं, वो बहुत ही परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। प्लस वन प्लस के जो खुद के ऐप्स होते हैं, जो मैसेजिंग ऐप है या कॉलिंग ऐप है, वो एक्चुअली काफ़ी हाई क्वालिटी होते हैं, काफ़ी अच्छे से बनाए होते हैं। तो एक्सपीरियंस इन जनरल बहुत अच्छा आता है। पर मुझे इसमें एक चीज़ लगती है कि आजकल जो वन प्लस की कैमरा ऐप है वो अपनी कंपटीशन से थोड़ा पीछे गिर जाती है, क्योंकि जो कंपटीशन की कैमरा ऐप है वो एक्चुअली काफ़ी हाई क्वालिटी और हाई लेवल में डेवलप की हुई होती है। तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं उसमें, काफ़ी इजी टू मैनेज होता है। तो इन एक दो जगहों पे वन प्लस थोड़ा पीछे रह रहा है। इन जनरल वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस अभी भी वन ऑफ द बेस्ट ओएस माना जाता है, इस पर कोई डाउट नहीं है। पर धीरे धीरे ये स्टोरी थोड़ी चेंज होती हुई दिख रही है। तो अगर आप एक फ्यूचर परस्पेक्टिव से ये फ़ोन लेना या ऑक्सीजन ओएस के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये चीज़ें आपके ध्यान में रखनी होगी। इसी के साथ हम सेकंड अपने ओएस पे आते हैं, जो है फनटच ओएस 11.1। अब जो फनटच ओएस 11.1 है ये एक चेंज है, ठीक है। मेरे पास iQOO 3 है, iQOO UI उतना पॉलिश्ड, उतना मॉडर्न नहीं लगता है। उसकी कंपैरिजन में फनटच ओएस 11 पॉइंट एक्चुअली बहुत इम्प्रेस करने वाला ओएस है।
क्यों? पहले तो जो वीवो का फन टच ओएस था, इसे काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि ये इतना स्टॉक नहीं लगता था, इतना मॉडर्न और इतना पॉलिश नहीं लगता था। हमेशा ऐसा लगता था कि कोई हम चाइनीज़ चीप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। बट विथ फन टच ओएस 11.1 जो इन्होंने डेवलपमेंट की है, जो चेंजेस लाए हैं, वो बहुत अच्छा है, सटल है बट यूज़फुल है। अभी आप अगर फन टच ओ एस 11.1 देखोगे तो ये बहुत ही स्टॉक लाइक एक एक्सपीरियंस देता है, बहुत ही क्लीन और सिंपल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है, रैदर देन एक आईफोन की कॉपी होने की जगह बहुत ही क्लीन और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। कुछ उसमें ऑब्वियसली ये जो ओरिजिन ओएस है काफ़ी हद तक आईफोन की कॉपी लगता है, बट फन टच ओएस 11.1 इज़ वेरी क्लीन, बहुत सुंदर है और इतना बर्डनसम नहीं है, काफ़ी लाइट ओएस है। तो इसी से आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव होगा। इसी के साथ जो लॉन्च में बग्स हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं इसमें। हीटिंग जो मैनेजमेंट है वो जेन्युइनली काफ़ी अच्छी है। अब आप बोलोगे कि हीटिंग तो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होती है, नहीं, हमेशा नहीं होती। काफ़ी बार आपका सीपीयू कैसे आपके फ़ोन का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो सेटअप करता है, उस पर भी डिपेंडेंट होता है, जो क्लॉक स्पीड सेट करते हो परफॉर्मेंस वाले या बैटरी सेविंग वाले। इसी के साथ जो गेमिंग फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर हम आईकू की बात करें तो उसमें जो फन टच ओएस 11.1 है उसके जो गेमिंग फीचर्स है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही गेमिंग सेंट्रिक बनाया गया है। तो जेन्युइनली एज अ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस आता है स्टॉक यूआई के साथ, प्लस कैमरा फीचर्स इसमें काफ़ी हैं। पर इसमें एक दो चीज़ें जो आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। पहले तो अगर हम इन जनरल बात करें तो बूट लोडर अनलॉकिंग कुछ अवेलेबल नहीं होती वीवो में, तो अगर आप उनमें से हो जिनको बूट लोडर अनलॉकिंग की ज़रूरत है तो फिर आपके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो फास्ट बूट लाइब्रेरी है, ठीक है, तो आपको अगर पता नहीं होगा बूट लोडर अनलॉकिंग इस सब का कंट्रोल एक्चुअली फास्ट बूट से होता है, मोस्ट ऑफ देम वुड नो। तो जो ये फास्ट बूट लाइब्रेरी है वीवो ने अपने लिए इसको चेंज कर लिया है। तो वीवो के फ़ोन्स में आपको जो फास्ट बूट लाइब्रेरी है वो एक्चुअली अलग आती है, उनकी खुद की अलग अपनी बनाई हुई प्रोप्राइटरी फास्ट बूट लाइब्रेरी है। तो उस वजह से बूट लोडर अनलॉकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन जनरल इस फ़ोन को हार्ड लॉक कर रखा है। इसी के साथ जो इनके सीपीयू मैनेजमेंट जो प्रोसीजर्स हैं वो एक्चुअली इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर बैटरी पे लोड ज़्यादा आ रहा है तो आपका फ़ोन बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है इन कंपैरिजन टू अदर डिवाइसेस। ये ऑब्वियसली आपको एक बेटर बैटरी एक्सपीरियंस देने के लिए किया गया है, पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लोगों को लगता है। तो अगर आप बहुत इंटेंसिव गेमिंग कर रहे हो, आपकी बैटरी ड्रेन बहुत तेज़ हो जाती है, तो आपके iQOO 7 की जो ब्राइटनेस है वो सट करके कम हो जाएगी। बट ऐसे नहीं कि आप चेंज ही नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिकली कर देगा, आप ऑब्वियसली बढ़ा सकते हो। बट इन जनरल एक ये जो बैटरी सेविंग के प्रोसीजर्स हैं इसमें काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एग्रेसिव है। इसी के साथ अपडेट्स की अगर बात करें तो जो अपडेट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो वीवो का ऑक्सीजन ओएस की कंपैरिजन में काफ़ी पीछे है, बट ये वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही जेन्युइनली। अभी आपने अगर पिछले कुछ 6 महीनों में देखा होगा तो वीवो ने सॉफ्टवेयर में काफ़ी काम किया है। इनफैक्ट चाइना में उन्होंने ओरिजिन ओएस लाया, ओरिजिन ओएस इनफैक्ट बहुत प्यारा ओएस माना जा रहा है, काफ़ी लोग उसके लिए वेट भी कर रहे हैं। तो वीवो एक्चुअली मेहनत ले रहा है अपनी ये कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ हम लास्ट पे आते हैं जो है MIUI। और ये बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है। मैंने सारे ओएसएस एक्चुअली यूज़ किए हुए हैं तीनों, और फन टच ओएस मैंने एक्चुअली दूसरे फ़ोन में यूज़ किया है, मेरे पास iQOO 7 नहीं है, बट स्टिल वर्जन यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप MIUI की बात करते हो तो ये ना बहुत ही पोलराइजिंग सा सॉफ्टवेयर है। अब मैं बताता हूँ क्यों। MIUI बहुत ही एनिमेशन हैवी सॉफ्टवेयर है, तो आप कुछ भी करना चाहते हो, आप स्क्रीन ओपन करते हो बड़ा सा एनिमेशन, आप बैटरी स्टेटस देखना चाहते हो बड़ा सा एनिमेशन, कुछ भी करो बहुत एनिमेशन है। और इसकी वजह से एक दो चीज़ें हैं जो MI के साथ नहीं वर्क कर पाती। अगर ये एनिमेशन की जो डिज़ाइन और स्पीड है ये एग्जैक्टली प्रॉपर मैच ना हो पाए तो आपका फ़ोन आपको स्टटरी और लैगी फील होता है। इसी के साथ
हर टाइम हर जगह एनिमेशंस आपके फ़ोन पे लोड डालती हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है। विंडोज़ में अगर आप एनिमेशन बंद कर देते हो तो आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट चलने लगता है थोड़ा सा। तो जो एनिमेशंस हैं बहुत हैवी है MIUI में, और बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता। इसी के साथ जो उसका डिज़ाइन है वो वियर्ड है, और थोड़ा सा ना पोलराइजिंग ही बोल सकता हूँ मैं। बहुत ही अलग डिज़ाइन है उसका नॉर्मल जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उससे। तो काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आता। पर अगेन इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है कि बूट लोडर अनलॉकिंग अगर आप करोगे तब भी आप वारंटी लूज़ नहीं करते। तो काफ़ी लोग एक्चुअली बूट लोडर अनलॉक करके पिक्सल एक्सपीरियंस या डी ब्लोटेड MIUI डाल देते हैं, जो अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। तो इन केस में ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हो। बट जैसे आपको फ़ोन मिलता है MIUI में, एक चीज़ होती है कि जो आपके अगर आपने वो चेक बॉक्सेस आते हैं सेटअप के वक्त, उनको अगर अनटिक नहीं किया तो आपको ऐड आने के चांसेस है। दो फ्लैगशिप में ऐड्स नहीं आते, पर डेटा कलेक्शन के इतने चेक बॉक्सेस होते हैं सेटअप के वक्त कि काफ़ी लोग वो चेक अनचेक करना भूल जाते हैं, और उसी के साथ उनको फिर थोड़े से ऐड्स आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं। इसी के साथ मुझे लगता है जो एनिमेशन है वो कुछ ज़्यादा है, और उसकी वजह से फ़ोन लैग हो जाते हैं। तो आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको एक समरी कर दूं और आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो अगर आप एक कस्टम रोम एंथुजियास्ट हो, आपको ये सब करना बहुत पसंद है, मॉडिफिकेशन वगैरह, तो आपके लिए ऑक्सीजन OS या MIUI बेस्ट है। पर आपको अगर जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, को जेन्युइनली एक जो स्लिम फास्ट और क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए, और आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या बोलते हैं कस्टम रोम्स और बूट लोडर अनलॉकिंग कर पाओ, तो जेन्युइनली आप एक्चुअली FunTouch OS 11.1 वाले फ़ोन्स के साथ जा सकते हो। दैट इज़ iQOO 7 या iQOO 7 Legend या वीवो का X60, बिकॉज बहुत क्लीन सॉफ्टवेयर कर दिया है उन्होंने। तो आपके पास ये 3 ब्रॉड चॉइसेस, और तीनों इतने अलग अलग टाइप के OS हैं, ठीक है। इसके साथ मैं आपको कुछ, अभी मैंने बोला था मैं अपने टेक्निकल नॉलेज के साथ आपको कुछ बताऊंगा। तो वीवो में एक फ़ीचर आता है वर्चुअल रैम। ये जब ओरिजिनली एंड्रॉयड 2.3 वगैरह लॉन्च हुए थे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, लोग रूट करके ये वर्चुअल रैम इनेबल करते थे। तो जिन्होंने वो टाइम पे ये सब किया है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम था। वर्चुअल रैम से एक्चुअली आपको उतना फ़ायदा नहीं होता जितनी ये कंपनी पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है। वर्चुअल रैम एक एक्सटेंशन ऑफ रैम बन जाता है, पर इसके साथ क्या होता है, आपका जो नॉर्मल स्टोरेज है वो आपके रैम से काफ़ी स्लो होता है। तो वो जो iQOO जैसे बोलता है कि 3 GB आपको एक्स्ट्रा रैम मिलेगी, वो एग्जैक्टली आपको 3 GB एक्स्ट्रा रैम नहीं मिलती है। जैसे विंडोज़ में पेज फाइल टाइप का एक चीज़ होता है कैश स्टोरेज के लिए, सिमिलर काम करता है ये। आपके कुछ अनयूज्ड जो रैम को स्टोरेज ज़्यादा अगर यूज़ करनी हो तो वो ये थोड़ा सा इस 3 GB में से उठा के अपने लिए वहाँ पे फाइल स्टोर कर देता है, पर ये उतना फास्ट नहीं है, और ये एक्चुअल रियल लाइफ में उतना यूज़ में नहीं आता। दिस इज़ अ मोर ऑफ अ नंबर गेम। थोड़ा सा बेनिफिट ज़रूर होता है वर्चुअल रैम से, मैं इस पर कुछ डिनाई नहीं करूँगा, बट बहुत ही माइन्यूट। और तो गाइज़ आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और एक बात, वैक्सीनेशन शुरू हो चुके हैं। अगर वैक्सीन लेनी है, मतलब 100% ही लेनी है गाइज़ वैक्सीन, प्लीज़ स्किप आउट मत करो, प्लीज़ वैक्सीन लो, जल्दी से जाके रजिस्टर करो, अपॉइंटमेंट्स लो, वैक्सीन लो, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज़ रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।